हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की, जो हमारी बुक 1 है, जिसमें हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं। इसका चैप्टर फर्स्ट है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं और हमने नया सेशन स्टार्ट कर दिया है 2025-26 के लिए। आप 11th पास करके 12th में आए हो तो आपकी जो जर्नी होगी हमारे साथ वो बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो सारी वीडियोस, सारे कोर्सेज आपको सब कुछ फ्री में हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सारी जो वीडियोस है उनको फॉलो करना है, अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि मैं आपको पॉलिटिकल रटवाने नहीं आया हूँ। ठीक है, आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, इस नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है और आज की डेट में 40,000 के करीब स्टूडेंट उसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप भी चाहिए उसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी और सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जो PDF नोट्स है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, उसको ज्वाइन कीजिए। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। अगर मान लो आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे सर्च करना है एकलव्य स्टडी पॉइंट। ठीक है, आपको इस नाम से मिल जाएगा मेरा अकाउंट और आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं वेबसाइट को। वेबसाइट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो आपको गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है। उसके बाद अपनी क्लास में जाना है, उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट में जाना है। इस तरीके से टेबल आएगी और यहाँ से आप नोट्स को आराम से पढ़ सकते हैं, फ्री में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा। देखिए, आज से अगर हम 4 साल पीछे जाएं तो आपकी जो बुक में से जो पहला चैप्टर होता है वो होता था शीत युद्ध का दौर। अब शीत युद्ध के ऊपर पूरा एक चैप्टर होता था, लेकिन वो कर दिया है सरकार ने डिलीट। ठीक है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन हमें उस शीत युद्ध वाले चैप्टर में से 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पढ़ना है और समझना है। क्योंकि अगर आप उसको नहीं पढ़ते हो, आप सीधा NCERT उठाते हो और अपना चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हो, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आगे आएगी आपके सामने, आपको पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको शीत युद्ध का मतलब समझना है। अब शीत युद्ध का मतलब मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, और इसके पीछे की स्टोरी थी, वहां से आपके MCQ क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपके कवर हो जाएंगे, वो स्टोरी भी पता लग जाएगी, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ समझते हुए चलना है। शीत युद्ध क्या है आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2 विश्व युद्ध हुए हैं, यानी कि 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। ठीक है, ये जो विश्व युद्ध है ये कब कब हुए हैं, तो 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, यानी कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। कब हुआ था, 1914 से 18। बस ये याद रखना, केवल इतना, ये समय याद रखना है, काल आपसे MCQ में पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ है, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ है, ये कब हुआ था, 1939 से लेके 1945 में हुआ था। ठीक है, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि ये कब हुआ था, तो आपको ये समय बता देना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए ये किन के बीच में हुआ था, तो 2 पावर थी, यानी कि 2 गुट थे। ठीक है, उन 2 गुटों के बीच में हुआ था। एक तो था मित्र राष्ट्र और दूसरा क्या था, धुरी राष्ट्र। यानी ये मित्र राष्ट्र वर्सेस धुरी राष्ट्र के बीच में ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। अब आपको ये समझना है कि इनमें कौन से देश थे, तो धुरी राष्ट्र जो है इसमें जर्मनी, जापान और इटली थे। दूसरी तरफ है मित्र राष्ट्र, तो इसमें आपका अमेरिका हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा, ब्रिटेन और फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, ये 4 एक तरफ हो गए, यानी कि ये सब मिलकर आपस में युद्ध लड़ रहे थे। इसमें कौन जीतता है, किसकी विजय होती है, तो मित्र राष्ट्र जीतते हैं, क्योंकि ये सारे ताकतवर देश इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका ये हो गया प्रथम विश्व युद्ध, आपको समझ में हो गया आ गया है कि कब हुआ था, 1914 से 18। फिर आपको दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ है ये भी आपको समझ में आ गया कि ये कब हुआ था, आपको पता लग गया किसके बीच में हुआ था, ये पता लग गया। उस गुट में कौन से देश थे ये भी आपको पता लग गया। ठीक है, और इस गुट में कौन से देश थे ये भी आपको पता लग गया। कौन जीता कौन हारा ये सारी चीजें आपको पता लग गई है। अब यहां से शुरुआत होती है शीत युद्ध की। अब यही चीज मैं आपको डायरेक्ट बताता तो फिर वही बात हो जाती कि आपको रटने वाली चीजें हो जाती। ठीक है, अब क्या था, अब यहाँ पे बहुत चीज ध्यान से आपको एक चीज समझनी है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अमेरिका और सोवियत संघ, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध था, इस समय में अमेरिका और सोवियत संघ एक साथ एक ही गुट में थे। लेकिन जब ये खत्म हो जाता है 1945 में, उसके बाद क्या होता है, दुनिया की जो स्थिति है वो बदल जाती है बिल्कुल। अब क्या हो जाता है, अब ये दोनों जो कभी एक साथ होते थे, यानी अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका को हम USA लिख रहे हैं और सोवियत संघ को हम USSR लिख रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका और सोवियत संघ जो शीत युद्ध से पहले, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है,
ये एक साथ होते थे, अब ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए, यानी एक दूसरे से संघर्ष चलने लगा। ठीक है, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं 1945 के बाद सुपर पावर, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि ये महाशक्ति बनकर उभरते हैं। दोनों ही बहुत ताकतवर थे। ठीक है, अमेरिका भी ताकतवर था और सोवियत संघ भी ताकतवर था, दोनों ही ताकतवर थे, महाशक्ति बन के उभरे। अब आपस में इनके बीच में हो जाता है संघर्ष या कंपटीशन, तनाव की स्थिति हो जाती है। इस तनाव की स्थिति को ही हमने नाम दिया है शीत युद्ध। ठीक है, तो शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध रियल में कोई युद्ध नहीं है जो आपस में कोई दो देश लड़ गए हो, ऐसा कोई युद्ध नहीं है। इसमें केवल युद्ध की संभावना थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शीत युद्ध दो शब्दों से मिलकर बना है, शीत और युद्ध। युद्ध का मतलब आप जानते हो सीधा सीधा भाई, कहीं वॉर हो गई है, लड़ाई झगड़ा दंगा हो गया है। ठीक है, दो देशों या उससे अधिक देशों के बीच में युद्ध हो गया तो उसको सीधा युद्ध कहेंगे। लेकिन जब उसके आगे शीत लग जाए तो उसका मतलब शीत युद्ध हो जाता है। और शीत युद्ध का मतलब कोई युद्ध होना नहीं होता, युद्ध की संभावना होता है। तो 1945 से लेके 1991 तक लगभग आप मान लो 45 साल तक इन दोनों महाशक्तियों के बीच में, ठीक है, इन्हें महाशक्ति कहो आप, सुपर पावर, क्योंकि ये बहुत ताकतवर थे। तो दोनों महाशक्तियों के बीच में सन 1945 से लेकर 1991 तक जो संघर्ष रहा, ठीक है, जो संघर्ष देखने को मिलता है, जो एक डर का माहौल देखने को मिलता है, ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में एक युद्ध की संभावना बनी रही। ठीक है, युद्ध की संभावना जो देखने को मिलती थी, इसी को हम कहते हैं शीत युद्ध। तो बिल्कुल सिंपल है, तो यही हमको समझना था। ये जितना आपको बताया है ये सब आपको समझना था, इसके बिना आपके आगे के चैप्टर होने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं आपको घूम फिर के ये चीजें आपके सामने आनी है। ठीक है, तो इसलिए आपको समझना था। अब बात करते हैं शीत युद्ध का अर्थ। तो आपने इतना अगर वीडियो देख लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, शीत युद्ध से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जहां पे तनाव होता है, ठीक है, यहाँ पे संघर्ष होता है, लेकिन यहाँ पे कोई युद्ध नहीं होता। यानी दोनों महाशक्तियों के बीच में रियल में कोई युद्ध नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे से डरे रहते थे। अमेरिका को लगता था कहीं ऐसा ना हो सोवियत संघ हम पे हमला कर दे, सोवियत संघ को लगता था कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका हम पे हमला कर दे। दोनों डरते थे, डर का माहौल रहता था, तनाव रहता था, संघर्ष रहता था। दोनों ने हथियार बढ़ाने शुरू कर दिए। अमेरिका चाहता था मैं हमेशा इससे ताकतवर रहूं, तो अमेरिका खूब सारे हथियार इकट्ठे कर रहा था। सोवियत संघ को लगता था यार मुझे भी ताकतवर होना है, इसके बराबर रहना है, अमेरिका के बराबर, तो सोवियत संघ भी अपने हथियार इकट्ठा करता रहता था। तो ये जो हथियारों की होड़ हुई इनके बीच में, जो एक संघर्ष रहा, एक तनाव का माहौल रहा, एक डर का माहौल रहा, एक कंपटीशन की भावना रही, इसी को शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है? युद्ध की संभावना इसमें हमेशा बनी रहती है। शीत युद्ध का मतलब यही होता है कि युद्ध की संभावना बनी रहे लेकिन युद्ध ना हो। और लेकिन वास्तविक रूप में कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता, यानी कि रियलिटी में, सच्चाई में कोई भी रक्त रंजित का मतलब है कोई भी खून खराबे वाला युद्ध नहीं होता। संभावना बनी रहती है पर कोई युद्ध नहीं होता, इसी को शीत युद्ध कहते हैं। ये किस किस के बीच में ये संभावना थी? एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर, यानी कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। कब से कब तक हुआ? 1945 से लेकर 1991 तक ऐसा माहौल रहा, इसी को शीत युद्ध कहते हैं। सिंपल है बिल्कुल। अब चलते हैं आगे, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको और डिटेल में देखते हैं, पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं। सन 1945 से लेकर सन 1991 तक के समय को शीत युद्ध के दौर के रूप में जाना जाता है। पहले आपके सिलेबस में एक पूरा चैप्टर होता था, डिलीटेड है, लेकिन ये चीज आपको जाननी जरूरी है। इस काल में अमेरिका, यानी एक तरफ अमेरिका था जो कि महाशक्ति है, दूसरी तरफ सोवियत संघ है जो कि महाशक्ति है, इनके बीच में जो तनाव की स्थिति थी इसको ही नाम दे दिया गया शीत युद्ध। अगला टॉपिक है हमारा दो ध्रुवीय विश्व। आपके चैप्टर का नाम भी यही है, दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीय का मतलब क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी पे अपना पूरा चैप्टर है। तो देखिए क्या हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हो जाता है तो दो महाशक्तियां सामने उभर कर आती हैं। एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत संघ, ये हमने समझ लिया है। तो यानी दुनिया दो गुटों में बट गई थी। इन्होंने क्या करा, दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा चला गया अमेरिका की तरफ, ठीक है, कुछ देश चले गए अमेरिका की तरफ, और एक हिस्सा चला गया यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की तरफ। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये जो कंपटीशन चलता रहा, पूरी दुनिया को बांटना बंटवारा चलता रहा, इसी को दो ध्रुवीय विश्व कहते हैं। यानी कि विश्व जो था दो ध्रुवों में बट गया था। ठीक है, कुछ देश अमेरिका की तरफ चले गए थे, कुछ देश सोवियत संघ की तरफ चले गए थे, इसी को दो ध्रुवीयता कहा जाता है। एकदम सिंपल है। अब हमें थोड़ा सा ये समझना है मैप के अंदर कि ये जो दो ध्रुवीयता है ये देखने को कहां से मिलती है। तो देखिए वर्ल्ड मैप आपके सामने, एक बार आप ध्यान से देख लो फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए वर्ल्ड मैप में ये आपको दिखाई दे रहा है यूरोप। यूरोप में एक देश है
जर्मनी, ठीक है। यूरोप में एक देश है जर्मनी, सिंपल समझते हुए चलना। जर्मनी में एक जगह थी, इनकी राजधानी लगा लीजिए आप उसको, जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी। बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, ठीक है, इसको कहते हैं बर्लिन की दीवार। अब बर्लिन की दीवार के एक तरफ यानी पश्चिमी साइड में जो देश आते थे वो सब अमेरिका की तरफ थे, यानी कि ये किसकी तरफ थे, यूएसए की तरफ थे, इधर के जो पश्चिम साइड के देश हैं। और जो पूर्व की तरफ के देश थे ये किसकी तरफ थे, ये यूएसएसआर की तरफ थे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया था। इसी को हम दो ध्रुवीयता के नाम से जानते हैं, दो ध्रुवीयता कहते हैं, ठीक है। अब देखो बर्लिन की दीवार की बात करते हैं। बर्लिन की दीवार, अब मैंने सीधा यहाँ पे दीवार ही बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये बर्लिन की दीवार है, तो इसकी पश्चिम की तरफ आप देखोगे तो यूएसए है, यानी कि अमेरिका है। पश्चिमी खेमा इसको कह सकते हो आप, इसको पश्चिमी गुट या पश्चिमी खेमा कहा जाता था। इस दीवार की दूसरी तरफ देखोगे तो आपको सोवियत संघ दिखाई देगा, यानी कि पूर्वी खेमा दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि एक ऐसी दीवार है जिसको बर्लिन की दीवार कहा जाता है, वो दो गुटों को बीच में बांट रही है, ठीक है। तो इसी को दो ध्रुवीयता के रूप में भी हम जानते हैं, और ये बर्लिन की दीवार जो है इसको भी हम जानते हैं। आगे इसके बारे में भी कई सारे पॉइंट है जो हमको समझने हैं। तो इतना आपको समझ में आया। जो चीज़ अभी आपने मैप में देखी, इसको और सिंपल करने के लिए मैंने एक दीवार ही बना दी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब देखो ये मैप आपको आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये ओल्ड एनसीईआरटी में होता था। इसमें आपको बस ये दिखाने के लिए मैंने ये मैप लगाया है कि इसमें जो रेड वाले हैं, ये जो रेड हिस्सा है ये सारा वो हिस्सा है जो सोवियत संघ की तरफ था, यानी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था ना। तो जो येलो वाले देश हैं, जो येलो पार्ट में आपको जो भी देश दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो नॉर्वे हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, वो सब कौन से देश हैं, वो सब अमेरिका की तरफ देश हैं, यानी ये सारे देश अमेरिका वाले गुट में थे। लेकिन दूसरी तरफ जो रेड में है, जिसमें आपको पूर्वी जर्मनी दिख रहा है, आपको चेकोस्लोवाकिया दिख रहा है, पोलैंड दिखाई दे रहा है, सोवियत संघ, रोमानिया हो गया, बुडापेस्ट हो गया, हंगरी हो गया, ये सारे देश कहाँ किसकी तरफ है, सोवियत संघ की तरफ है। यानी कि बर्लिन की दीवार यहाँ पे होगी और इसके इधर पश्चिम में और पूर्व में बंटवारा होगा, ठीक है। तो यही तो हमको समझना था, तो ये मैप में देख लिया। अब दो ध्रुवीय विश्व भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको दोबारा से समझ लेते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ ने विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया। हमने पढ़ा था विश्व दो खेमों में बट गया, खेमे मतलब दो टुकड़ों में या दो गुटों में बट गया। एक को पश्चिमी खेमा कहा जाता है, एक को पूर्वी खेमा कहा जाता है। पश्चिमी खेमा यानी अमेरिका वाला गुट, पूर्वी खेमा यानी कि सोवियत संघ वाला गुट, ठीक है। अभी हमने देखा था। अब देखो इनको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे पश्चिमी खेमा जो है इसको कौन लीड कर रहा था, पश्चिमी खेमा का जो लीडर है वो है अमेरिका, ठीक है। और इसको पहली दुनिया के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, इसको पहली दुनिया भी कहा जाता है। इसको पश्चिमी गठबंधन के नाम से भी जानते हैं, इसको वेस्ट ब्लॉक के नाम से अंग्रेजी में बोला जाता है, और इसको पूंजीवादी गुट भी जानते हैं, क्योंकि देखो अमेरिका जो था वो पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाला देश था, यानी कि पूंजीवादी देश था अमेरिका, ठीक है। तो दूसरी तरफ है सोवियत संघ। सोवियत संघ जो था वो किधर है, इसको यूएसएसआर कहा जाता है, इसको दूसरी दुनिया कहा जाता है, यानी कि जो जो सोवियत संघ में शामिल थे वो दूसरी दुनिया के देश कहलाए। इसको पूर्वी गठबंधन भी कहा जाता है क्योंकि पूर्व साइड में था, ठीक है। इसको ईस्ट ब्लॉक भी कहा जाता है, इसको साम्यवादी गुट भी कहा जाता है क्योंकि ये साम्यवाद को मानते थे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में अंतर है, बिल्कुल सिंपल आपके सामने रखा हुआ है, आप इसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं। अब देखो शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के बीच में कैसा माहौल था, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि माहौल कैसा था। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के सामने थी। एक तरफ यूएसए बंदूक लेके खड़ा है जैसा आप देख रहे हो, तो दूसरी तरफ यूएसएसआर भी भाई पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के बीच में कोई युद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन युद्ध की संभावना पूरी बनी हुई है, तो इसी को तो शीत युद्ध कहा जाता है। तो शीत युद्ध में कैसा माहौल था, तो आप ये कहोगे कि शीत युद्ध के दौरान युद्ध जैसी स्थिति थी, यानी ऐसा लगता था कि युद्ध हो जाएगा, युद्ध जैसी स्थिति थी, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। दोनों के बीच में हथियारों की होड़ थी, अमेरिका भी हथियार इकट्ठे कर रहा था, सोवियत संघ भी कर रहा था। शक्ति बढ़ाने का प्रयास, ठीक है। दोनों ही जो महाशक्तियां हैं ये अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। फिर इन दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति थी, ठीक है। दोनों के बीच में क्या था, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा था। दोनों के बीच में तनाव की स्थिति थी, डरे रहते थे, इनको लगता था कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, हमेशा डर का माहौल बना रहता था। तो इसको कहा जाता है शीत युद्ध के दौरान का माहौल। ऐसा दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध के दौरान ऐसा माहौल था, जो आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब दो ध्रुवीयता भी आपने समझ लिया, शीत युद्ध भी समझ लिया, सब कुछ आपको समझ में आ गया है। तो दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हो गया। अब दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या है
या तो दोनों ही ध्रुव खत्म हो गए हो या कोई एक ध्रुव खत्म हो गया हो। ठीक है, तो उसको देखते हैं कैसे होता है आखिर ये। तो सन 1991 में सोवियत संघ यानी कि जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, इसका विघटन हो गया। विघटन मतलब है खत्म हो गया, सोवियत संघ खत्म। अब दो महाशक्ति हैं, एक अमेरिका एक सोवियत संघ, और सोवियत संघ खत्म। आखिर ऐसा कैसे हुआ इसको हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो सोवियत संघ 1991 में खत्म हो गया और इस प्रकार दो ध्रुवीयता जो चली आ रही थी उसका अंत हो गया। अब विश्व में एक महाशक्ति बचा, वो कौन था? वो अमेरिका था, यानी कि अमेरिका इकलौता महाशक्ति बना और विश्व जो था एक ध्रुवीय हो गया। जो एक समय में विश्व दो ध्रुवीय होता था, एक तरफ अमेरिका होता था, एक तरफ सोवियत संघ होता था, अब सोवियत संघ खत्म हो गया है तो विश्व एक ध्रुवीय हो गया है, यानी कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा है। ठीक है, इसी को हम दो ध्रुवीयता के अंत के रूप से जानते हैं। अब थोड़ा सा ना बर्लिन की दीवार जो हमने पढ़ा था इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से आपके बनते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या क्या आपसे पूछा जाएगा ये याद रखिए। देखिए, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बर्लिन की जो दीवार थी ये कब बनाई गई थी? तो ये 1961 में यानी 1961 में बनाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये दीवार जो है ये कितने वर्ष तक खड़ी रही? तो ये 28 साल तक ये दीवार खड़ी रही। बीच में दोनों तरफ बंटवारा जैसा था वैसा का वैसा था, ये दीवार 28 साल तक खड़ी रही। ठीक है, ये दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी? आप कहोगे 150 किलोमीटर लंबी थी, यानी कि 150 किलोमीटर। ठीक है, और ये दीवार किसके बीच में विभाजन का प्रतीक थी? तो ये पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच में विभाजन का प्रतीक थी। अब पूंजीवादी देश कौन से थे? जो यूएसए वाले गुट में थे, हमने पढ़ा था। और साम्यवादी देश कौन से थे? जो यूएसएसआर वाले गुट में थे। इन दोनों के बीच में विभाजन का जो प्रतीक थी वो कौन सी दीवार थी? तो आप कहोगे बर्लिन की दीवार थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। फिर एक और एमसीक्यू पूछा जाता है कि बताइए बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? आपके सामने अलग अलग डेट दे देंगे ऑप्शन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको डेट याद होगी तो आप बता दोगे 9 नवंबर 1989 को इसको गिरा दिया गया। फिर किसने गिराया? तो वहां की आम जनता ने गिराया था। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से आपके पेपर में एमसीक्यू बनते हैं। तो ये सारा का सारा जो डेटा मैंने आपके सामने रखा है ये सारा आपको याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोवियत प्रणाली आपके एनसीईआरटी में कुछ यहाँ से ही शुरुआत होती है। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, बर्लिन की दीवार और ये सारी बातें हैं। और लेकिन आपको वो पीछे की चीजें समझनी है, वरना आगे के चैप्टर नहीं समझ पाओगे। ठीक है, बात करते हैं सोवियत प्रणाली की। तो सोवियत प्रणाली क्या है? तो देखो क्या होता है कि रूस में ना एक क्रांति हुई थी, उसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं या फिर रूसी क्रांति कहते हैं। ये क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। ठीक है, 1917 में यहाँ पे एक समाजवादी क्रांति हुई थी रूस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे बनता है समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको हम बोलते हैं यूएसएसआर। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो समाजवादी सोवियत गणराज्य, ये अस्तित्व में आता है। कहने का मतलब है जो यूएसएसआर जो हम बार बार पढ़ रहे हैं ना इतनी देर से, यूएसएसआर कब आया? 1917 में जब रूस की क्रांति हुई थी, उसके बाद ये अस्तित्व में आया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो, इस क्रांति में पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया था, क्योंकि जो ये साम्यवादी समाजवादी लोग थे तो ये पूंजीवाद का विरोध ही करते थे, सीधी बात है। तो इन्होंने क्या करा? पूंजीवाद का विरोध करा। समाजवाद को ये बेहतर मानते थे, यानी समाजवाद के जो आदर्श है जिसमें समता मूलक समाज होता है, यानी कि समाज में सभी को समान माना जाए, समान अधिकार मिले, इस तरीके की बातों से ये प्रेरित था। ठीक है, और निजी संपत्ति का इसमें समाप्त करने की बात की गई, क्योंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है उसमें निजी संपत्ति होती है। समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई इतना कॉन्सेप्ट होता नहीं, सब कुछ यहाँ पे क्या होता है? सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि ये जो सोवियत संघ है या जिसको हम यूएसएसआर के बोल रहे हैं, ठीक है, समाजवादी सोवियत गणराज्य बोल रहे हैं, ये कब अस्तित्व में आया था? तो रूस की 1917 की क्रांति के बाद आया था। इसमें क्या बातें रखी गई थी कि पूंजीवाद का विरोध किया गया था। ठीक है, पूंजीवाद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया, साम्यवाद का इसमें तरफदारी की गई, क्योंकि साम्यवाद को ये लोग मानते हैं और एक समता मूलक समाज की ये बात करते हैं। ठीक है, निजी जो संपत्ति है उसको खत्म करने की बात करते हैं, सब कुछ सरकार के हाथ में होना चाहिए, सरकार सबको समान मानेगी। ठीक है, इस तरीके की बातें इसमें थी। तो ये हो गया हमारा सोवियत समाजवादी सोवियत गणराज्य। इसके बाद है दूसरी दुनिया। पेपर में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, सीबीएसई में और अदर बोर्ड में भी पूछा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है। तो ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। यानी कि देखो, इन्होंने क्या करा था, 1945 के बाद दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था। हमने पढ़ा था ना कि दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। कहाँ से बांटा था? यूरोप से बांटा था। ठीक है, मान लीजिए यूरोप है, यूरोप में जर्मनी है और जर्मनी में बर्लिन की दीवार है। मान लीजिए कि ऐसा मैप है। ठीक है, मुझे इतना अच्छा मैप बनाना नहीं आता, पर आप मान लीजिए। अब ये इधर क्या है? इधर पश्चिमी तरफ है, पश्चिमी साइड जो है इसमें यूएसए वाला हिस्सा है, इधर है यूएसएसआर।
तो जो यूएसएसआर वाले देश हैं जो इस गुट में शामिल थे, जो सोवियत संघ में शामिल थे, उनको कहा जाता है दूसरी दुनिया के देश। ठीक है, तो आप क्या बताओगे पेपर में आएगा, तो आप कहोगे पूर्वी यूरोप, क्योंकि ये पूर्वी हिस्सा है ना, तो पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया है। यानी कि जो पूर्वी यूरोप के देश थे, इनको इनके यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया था। और ये समाजवादी देश जो थे ये क्या कहलाते थे, ये दूसरी दुनिया के देश कहलाते थे। इन्हीं को दूसरी दुनिया का नाम से जाना जाता है, जिसको कौन सपोर्ट कर रहा था, सोवियत संघ सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, ये हो गया दूसरी दुनिया। आगे चलते हैं। सोवियत प्रणाली हमने समझ लिया, सोवियत प्रणाली की विशेषता और सोवियत प्रणाली की क्या कमियां हैं इसको देख लेते हैं। तो सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है, आपने अभी पढ़ा है बिल्कुल कि पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया। ठीक है, इसमें पूंजीवाद को अच्छा नहीं माना जाता, इसका विरोध किया गया। फिर समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित, यानी कि समाजवाद जो है इसमें बेहतर माना जाता है। फिर सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि सोवियत प्रणाली जो है यहाँ पे एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था थी, सब कुछ यहाँ पे सही था। ठीक है, सरकार के हाथ में होता था, पूरी प्लानिंग से यहाँ पे काम होता था। तो ये सारी चीजें आप यहाँ बता सकते हो। फिर यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन था, जैसे आप भारत में देखते हो यहाँ पे तो बहुत सारी पार्टियां होती है, कभी किसी की सरकार आती है, कभी किसी की सरकार आती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक ही पार्टी होती थी, उसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी। याद रखिए, यहाँ पे एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, इसी का शासन होता था। और यहाँ पे ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, साम्यवादी पार्टी बोला जाता है इसको, इसी पार्टी का यहाँ पे क्या होता था, दबा। अब कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी पार्टी एक ही है, इंग्लिश में कम्युनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इनको साम्यवादी कहा जाता है। तो मैंने दोनों लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना, कम्युनिस्ट ही याद रखना, उतना ही काफी है। ठीक, तो इस पार्टी का यहाँ पे क्या था, दबदबा होता था। और क्या विशेषता है, यहाँ पे लोगों के लिए जो न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी वो सभी नागरिकों को मिलती थी। अब न्यूनतम जीवन स्तर का मतलब क्या है कि लोगों को जो बेसिक, एक व्यक्ति को बेसिक क्या चाहिए, उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, ठीक है, चिकित्सा की सुविधा चाहिए, ये बेसिक चीजें जो हर इंसान को चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, यही चाहिए होता है ना। तो ये सारी चीजें लोगों को यहाँ पे आसानी से उपलब्ध थी, जो कि कौन उपलब्ध कराती थी, वहां की सरकार। ठीक है, फिर यहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी, अच्छी बात है कि बेरोजगारी यहाँ पे नहीं थी। फिर यहाँ पे उन्नत संचार प्रणाली, यानी संचार प्रणाली जो थी वो बहुत बेहतरीन थी, काफी अच्छी संचार प्रणाली थी। मिल्कियत का प्रमुख राज्य का स्वामित्व था। मिल्कियत का मतलब है कि एक तरह से आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो सत्ता होती थी ना, जो सरकार होती थी, उस पर सब सारा जो मतलब यहाँ की जो संपत्ति होती थी, इस पर पूरा अधिकार जो होता था सरकार का होता था। ठीक है, राज्य का मतलब सरकार से है। ठीक है, राज्य का मतलब सरकार, यानी सरकार का स्वामित्व होता था, सरकार के अंडर में सारी चीजें होती थी। इसके अलावा देखो, इनका जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग है वो बहुत विकसित था, यानी कि घरेलू लेवल पे यहाँ पे पिन से लेके कार तक का निर्माण होता था। पिन से लेके कार तक का निर्माण का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है कि छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी जो चीज है उसका यहाँ पे निर्माण होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ बनने वाली जो वस्तु थी उसकी जो क्वालिटी होती थी वो पश्चिम के जो देश होते हैं उनके मुकाबले में पीछे थी, यानी कि इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी पश्चिम के देशों की क्वालिटी होती है। ठीक है, वहां पे अमेरिका वाले देशों में जो चीजें बनती थी वो ज्यादा अच्छी होती थी, लेकिन फिर भी सोवियत संघ में कहीं ना कहीं बन तो रही थी सारी चीजें, क्वालिटी में कम थी लेकिन बनता तो सब कुछ था यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या है कि दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए आवागमन के साधन विकसित थे, यानी दूर दराज के इलाके में जाना हो, सोवियत संघ में कहीं भी जाना हो तो सब कुछ बेहतर था, अच्छी सड़कें थी, अच्छा यातायात था, सब कुछ अवेलेबल था। तो सब कुछ इतना अच्छा था, तो आप ये बता सकते हो। तो ये तो क्या थी, सोवियत प्रणाली की विशेषता हो गई, यानी कि हमने सोवियत संघ में जो जो अच्छा था वो सब हमने उसकी विशेषता में बता दिया। सोवियत संघ की कमियां, देखिए सोवियत संघ की विशेषताएं हमने पढ़ ली, सब कुछ सोवियत संघ में अच्छा था। तो क्या सब कुछ सोवियत संघ में अच्छा था, वहां पे कुछ कमियां नहीं थी, तो हमारा जवाब होगा वहां पे कमियां भी थी। अब हमको कमियां भी पढ़ने हैं, जितने आपने उसकी विशेषता पढ़ी है ना उतनी आप इसकी कमियां भी पढ़ो, तभी तो ये सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ खत्म कैसे हो गया, कुछ कमियां रही होगी तभी तो खत्म हुआ। तो वो क्या क्या कमियां थी हमको वो समझना है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके सारे पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। अब देखो, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहां पे एक ही पार्टी की सरकार है, वही बार बार सत्ता में लौट कर आ रही है। ठीक है, तो जनता की आकांक्षाओं से ज्यादा मतलब उनको कोई मतलब नहीं था। जनता की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है अपनी सरकारों से कि सरकार हमारे लिए ये करेगी, सरकार हमारे लिए ऐसी पॉलिसी लेके आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की जो आकांक्षा थी उसको ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। तो ये एक कमी है। आगे देखते हैं दूसरी कमी, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। अब ये नौकरशाही क्या है भाई, नौकरशाही मतलब जो अधिकारी वगैरह होते हैं ना, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इनका कहीं ना कहीं इस पे कब्जा हो रखा था। ये
जैसा चाहे वैसे तरीके से सोवियत संघ को चला रहे थे। इनको विशेष अधिकार भी मिले हुए थे। जनता तो भाई बुरे हालत में हो गई थी, त्रस्त हो गई थी। मतलब धीरे धीरे जितना हमने विशेषता में पढ़ा सोवियत संघ में, ये अच्छा था वो अच्छा था, वो शुरू में अच्छा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वहां पे कमी आने लगी। ठीक है, यानी कि जनता की आकांक्षा को वहां की सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। नौकरशाही का सिकंजा कसता चला जा रहा है, यानी अधिकारी वगैरह जो है इनकी चल रही है यहाँ पे ज्यादा। एक ही पार्टी का राजनीतिक अंकुश, यानी कि एक ही पार्टी का शासन रहा है। ठीक है, लगभग लगभग 70 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन करा है, तो एक ही पार्टी का यहाँ पे क्या था, अंकुश था। यानी ये भी एक कमी हो जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था। फिर संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पे, यानी कि जो संसाधन होते थे इनके, संसाधनों का ये ज्यादा से ज्यादा जो मतलब संसाधनों का अधिकतम जो उपयोग कर रहे थे, ये परमाणु हथियार पे कर दे रहे थे। यानी इनके पास संसाधन है, अपनी जनता की भलाई में संसाधन नहीं लगा रहे, ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने पे फोकस है। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका से कॉम्पिटिशन करना होता था इनको। इस चक्कर में इन्होंने जनता पे ध्यान ही नहीं दिया, बस हथियार हथियार बढ़ाते रहे। ठीक है, आगे देखो और क्या कमी थी। हाँ, टेक्नोलॉजी के मामले में जो पश्चिम के देश थे उनकी तुलना में पिछड़ गए। अमेरिका जो था टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल गया, पश्चिमी देश बहुत आगे निकल गए, और सोवियत संघ उनके मुकाबले में पिछड़ रहा था, धीरे धीरे पिछड़ता गया। ठीक है, और क्या कमी थी। फिर रूस का वर्चस्वशाली होना, इसका मतलब क्या है, सोवियत संघ जो हम सुनते हैं, जो हम यूएसएसआर को पढ़ रहे हैं, यूएसएसआर जो था एक ग्रुप था, 15 देश इसमें शामिल थे, 15 रिपब्लिक्स यानी 15 गणराज्य को मिला के सोवियत संघ बनाया हुआ था। उसमें से एक रूस था। अब रूस सोचो, एक रूस है यानी 14 और भी देश होंगे इसमें। अब रूस की ज्यादा चलती है, अब रूस की ज्यादा चलती है तो जो बाकी के 14 देश हैं उनको कहीं ना कहीं दमित फील होता है, उपेक्षित फील होता है। आगे मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे समझाता हूँ आपको। तो ये भी एक तरह से मतलब एक नेगेटिव पॉइंट हो गया है। फिर मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं यहाँ पे, और वो देखते हैं कि भाई सोवियत संघ में बहुत सारी कमियां हैं, तो ये प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि सोवियत संघ में कुछ सुधार कर दें। ठीक है, सोवियत संघ में कुछ सुधार करते हैं, लेकिन ये सुधार करना तो चाहते हैं लेकिन सुधार उल्टे पड़ जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं गोरबाचेव के जो सुधारों की नीति थी, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये जो सोवियत संघ था इसको नुकसान होता है। ठीक है, फिर अर्थव्यवस्था का गतिरुद्ध होना, इनकी अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई थी, चीजों को बाहर से खरीदना पड़ रहा था। ठीक है, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो रही थी, बाहर से आयात करना पड़ रहा था, बहुत पैसा इनका लग रहा था। तो इस मामले में धीरे धीरे ये कमजोर होते जा रहे थे। ठीक है, फिर सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिला के बना था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 15 गणराज्यों को मिला के बनाया था सोवियत संघ। उसमें से रूस जो था वो एक था, इसके अलावा 14 गणराज्य और भी थे। अब रूस की ज्यादा चलती थी, तो बाकी जो 14 गणराज्य थे उनको क्या फील होगा, उनको ऐसा लगता था यार कि हमें कहीं ना कहीं हमें दमित और उपेक्षित, यानी उन 14 गणराज्यों को दमित और उपेक्षित महसूस होता था, क्योंकि उनको वो वैल्यू नहीं मिलती थी जो रूस को मिलती थी। ठीक है, तो इसी चक्कर में इनके अंदर कहीं ना कहीं मतलब यहाँ से सोवियत संघ से अलग होने की भावना पनप रही थी। ठीक है, जो बाद में कभी सोवियत संघ टूटा तो यही चीजें काम कर रही थी। फिर सोवियत संघ ने क्या करा, 1979 में बेमतलब में अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप कर दिया। अब हस्तक्षेप कर दिया, बाद में अपनी सेना वगैरह बुलानी भी पड़ी इनको वापस, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो उनकी व्यवस्था थी सोवियत संघ की, तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी। तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं सोवियत संघ वाले जिसकी वजह से ये धीरे धीरे कमजोर होने लगा, और इसी की वजह से सोवियत संघ टूट गया था। ठीक है, तो ये हमने सोवियत संघ की कुछ कमियां पढ़ ली, सोवियत संघ की कुछ विशेषता पढ़ ली। अब अपने को क्या समझना है, मिखाइल गोर्बाचेव, क्योंकि इनसे कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। ये मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से कटिंग दे रखी है, आप उस कटिंग को देखिए एनसीईआरटी किताब में, उसमें आपको मिखाइल गोर्बाचेव दिखेंगे, उनके बारे में छोटा छोटा लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए। बाकी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इनका जन्म हुआ था 1931 में। सोवियत संघ के ये लास्ट राष्ट्रपति हैं, यानी कि अंतिम राष्ट्रपति थे, और कम्युनिस्ट पार्टी के ये महासचिव भी थे। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे, 1985 में बने थे, 1985 में बने थे। ठीक है, और क्या है समझिए, इन्होंने दो नीति चलाई थी, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। अब ये जो शब्द हैं ये रशियन लैंग्वेज के शब्द हैं, तो इसलिए आपको सुनने में थोड़े अजीब लग रहे होंगे। हिंदी में बोले तो ये पुनर्रचना और खुलेपन की नीति होती है, इन्होंने ये नीति चलाई थी। सोवियत संघ में इन्होंने सुधार करने की कोशिश करी, आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार, इसकी भी इन्होंने नीति चलाई। अमेरिका के साथ इन्होंने हथियारों की होड़ पे रोक लगा दी थी। ठीक है, और जर्मनी का एकीकरण में भी इन्होंने सहायता करी थी, शीत युद्ध को समाप्त करने में भी इनकी कहीं ना कहीं इनका योगदान था। और इन पे आरोप लगाया जाता है कि सोवियत संघ जो टूटा ना वो इनकी वजह से टूटा, ऐसा आरोप भी लगाया जाता है। तो ये कुछ मिखाइल गोर्बाचेव हैं, इनके बारे में ये सारी जानकारी आपको पढ़नी। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है देखिए,
एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति किसने चलाई। ऑप्शन में दे देंगे मिखाइल गोर्बाचेव, और 3 नाम और दे देंगे ABCD करके, आपको उसमें से एक सही आंसर पहचानना होगा। तो आपको ये याद रखना है। ये कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, ये आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। एमसीक्यू में पूछ लेंगे 1980, 90, 95, 85, इस तरीके से। अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, ऑप्शन में 4 नाम दे देंगे, आपको पहचानना होगा। ठीक है, इन्होंने किस नेता ने राजनीतिक आर्थिक सुधारीकरण की नीति चलाई थी, तो आपको मिखाइल गोर्बाचेव का नाम रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाते हैं। अब मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ना, ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, और ये थोड़े अच्छे इंसान थे। ये समझ रहे थे कि सोवियत संघ जो है ना वो पिछड़ रहा है, किसके मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले। तो इन्होंने सोचा यार क्यों ना हम सोवियत संघ में कुछ सुधार करें। यहाँ पे अगर हम कुछ सुधार कर देंगे तो शायद अमेरिका के मुकाबले में हम रह सकें। ठीक है, हथियारों की होड़ को कम करने का प्रयास किया इन्होंने अपनी तरफ से तो सब कुछ अच्छा सोचा था, क्योंकि भाई सोवियत संघ के थे तो जाहिर सी बात है सोवियत संघ की भलाई के बारे में ही सोचेंगे। इन्होंने तो भलाई के बारे में ही सोचा था, भलाई ही करने आए थे, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, कैसे हुई इसको समझते हैं। देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, ये तो हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। पश्चिमी देश इस समय सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि भाई टेक्नोलॉजी के मामले में पश्चिमी देश बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को पश्चिमी देशों के बराबर लाने के लिए इन्होंने क्या करा, उनसे मुकाबला करने के लिए इन्होंने वहां पे सुधार का प्रयास करा। ये कहीं ना कहीं वहां पे सुधार करना चाहते थे। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। इन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति चलाई, जिसको खुलापन और पुनर्रचना कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ये नीति चलाई जिसके इन्होंने ये सोचा कि इससे कहीं ना कहीं सोवियत संघ में सुधार आएगा। ठीक है, फिर इन्होंने आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। लेकिन नुकसान क्या हो गया इसका, ये तो सब कुछ अच्छा कर रहे थे, फिर आखिर नुकसान कैसे हो गया। देखो, मिखाइल गोर्बाचेव जो कर रहे थे ना, इनकी पार्टी के लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इनकी पार्टी के लोग कह रहे थे कि ये इतनी जल्दी क्या है, ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इनके फैसलों से इनकी पार्टी के लोग ही खुश नहीं थे, इनका विरोध करते थे। अब सोचो, जब अपने ही लोग साथ नहीं देंगे, अपनी ही पार्टी के लोग साथ नहीं देंगे, तो कोई पॉलिसी लाएगा तो कैसे कामयाब होगी। ठीक है, फिर जनता भी कहीं ना कहीं, जनता जानती थी कम्युनिस्ट पार्टी को, जनता जानती थी कि महासचिव के रूप में एक ये जो आए हैं मिखाइल गोर्बाचेव, ये एक अच्छे लीडर हैं, ये अच्छा करना चाहते हैं, जनता जानती थी। लेकिन जनता के पास इतना टाइम नहीं था, इतना सब्र नहीं था। जनता समझ चुकी थी कि हम पिछड़ गए हैं अमेरिका के मुकाबले में, तो वो चाहते थे कि भाई जो भी सुधार हो वो जल्दी हो। अब आप सोचो कि रातों रात कोई जादू की छड़ी थोड़ी है जो मिखाइल गोर्बाचेव छड़ी हिला देंगे और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई किसी देश की व्यवस्था को सुधारने में बहुत साल लग जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तब जाके वो चीजें सुधरती है। तो सोवियत संघ में जो इतनी सारी कमियां आ गई थी, वो रातों रात तो सुधरने वाली थी नहीं, उसमें लगता टाइम, कई साल लग जाते हैं। लेकिन जनता थी उतावली, उनको चाहिए था सब कुछ जल्दी हो जाए, इसलिए कहीं ना कहीं जनता भी मिखाइल गोर्बाचेव पे उतना विश्वास नहीं कर पाई। तो ये भी एक रीजन था, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विघटन होता है। तो अगला क्वेश्चन यही बन जाता है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। ठीक है, पेपर में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, बिल्कुल इसको याद करके जाना है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या कारण थे। और इसी को लैंग्वेज घुमा दूं अगर मैं, तो सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण बताइए। ठीक है, एक ही चीज है, तो चलिए देखते हैं। अब जो जो कमियां थी ना, वो सारे पॉइंट आप यहां लिख दोगे तो आपका कारण बन जाएगा। जैसे कि सोवियत संघ में राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी के कारण। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्योंकि जो इनकी आर्थिक राजनीतिक जो संस्थाएं थी, ठीक है, जो भी संस्थाएं थी, वो कहीं ना कहीं उनमें अंदरूनी कमजोरी थी। ठीक है, वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी इनकी संस्थाएं, इसलिए सोवियत संघ का विघटन हो गया। यहाँ की अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई। एक समय ऐसा था जब सोवियत संघ हर मामले में बहुत आगे होता था, लेकिन अब इनकी अर्थव्यवस्था धीरे 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 कहीं ना कहीं गतिरुद्ध होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जो खाद्यान्न तक का इनको बाहर से आयात करना पड़ रहा था, बाहर से खरीद रहे थे। सोचो क्या मतलब बुरी स्थिति यहाँ पे आ चुकी थी। ठीक है, अब इनके पास संसाधन तो बहुत थे, संसाधन खूब थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने संसाधनों का दुरुपयोग करा। दुरुपयोग का मतलब क्या है, अपनी जनता की भलाई में संसाधन लगाने के बजाय इन्होंने सेना का सामान बनाना शुरू कर दिया, हथियारों की होड़ में लगे रहे। पूर्वी यूरोप के देश जो इनके साथ थे उनका विकास करने में सारे संसाधन लगा दिए। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं संसाधन का दुरुपयोग हुआ। और देखो क्या हुआ, सोवियत संघ के लोगों को हमेशा ये बताया जा रहा था कि भाई हम तो डेवलप हो रहे हैं, हम तो विकास कर रहे हैं।
पश्चिमी देशों के मुकाबले हम तो काफी आगे हैं। लेकिन बाद में जब लोगों को पता लगा ना सच्चाई कि अमेरिका तो बहुत आगे निकल गया, ये तो काफी पीछे रह गए, तो जब लोगों को ये पता लगा ना कि भाई सोवियत संघ पिछड़ रहा है, तो लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। उन्हें लगा यार हमारी सरकार जो है हमसे गलत बताती है, हमको झूठ बोल रही है कि भाई हम विकास कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका तो हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका एक विघटन का कारण बना था। फिर कम्युनिस्ट पार्टी का सत्तावादी होना। सत्तावादी का मतलब क्या होता है? कोई सरकार, मतलब कोई भी पार्टी की सरकार, मान लो कोई भी पार्टी हो, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी सरकार थी। अब सरकार अगर जनता की भलाई के लिए काम करे, जनता के कल्याण के लिए काम करे, तो वो तो एक अच्छी सरकार है। लेकिन अगर वो बस अपनी भलाई देखने की कोशिश करे, ठीक है, तो ऐसी सरकार को सत्तावादी कहते हैं। यानी अपना अपना फायदा देख रही है, जनता को नुकसान हो रहा है उससे इनको कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसी सरकार हो गई थी। यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और ये सत्तावादी हो चुकी थी, कहीं ना कहीं जनता के लिए कुछ कर नहीं रही थी, ठीक है, जनता भी इनसे नाराज रहती थी। फिर गोरबाचेव की सुधारों की नीति। मिखाइल गोरबाचेव आए तो भाई अच्छी नीयत से थे, वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ का विकास करना चाह रहे थे, सोवियत संघ को अमेरिका के मुकाबले पे ले जाना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सुधार की नीति जो थी ना वो उल्टी पड़ गई। लोगों के मन में विश्वास आ नहीं पाया कि ये कुछ कर पाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होता है, इन्हीं कारणों के, यही जो इतने सारे कारण थे, इसी कारण का फायदा उठाया बोरिस येल्त्सिन ने। अब बोरिस येल्त्सिन जो थे ये भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही लीडर थे, ठीक है, सोवियत संघ के ही ये भी थे। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने तख्ता पलट कर दिया, यानी एक हीरो की तरह उभरे और 1991 में इन्होंने तख्ता पलट करा और ये एक नायक बनकर उभरे थे। और दिसंबर 1991 में क्या हुआ, रूस के तीन बड़े गणराज्य, जिसमें आपका सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य, यहाँ पे वैसे सोवियत संघ लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य जिसमें रूस है, यूक्रेन है, बेलारूस है, इन्होंने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। इन्होंने कहा कि भाई सोवियत संघ खत्म, ठीक है, गया। तो सोवियत संघ 1991 में खत्म हो चुका था, टूट गया था, और ये सारे कारण थे जो अभी हमने पढ़े हैं, इस कारण से सोवियत संघ टूट गया, ठीक है। अब कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे जो चली आ रही थी उसको बैन कर दिया गया कि भाई अब कम्युनिस्ट पार्टी भी यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, चलो ठीक है सोवियत संघ खत्म, अब सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपने अभी तक समझा है ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या परिणाम हुए। सबसे पहला क्या था, शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त। शीत युद्ध हमने क्या पढ़ा था कि ये दो महाशक्तियों के बीच में ये संघर्ष हो रहा था, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। अब सोवियत संघ जो है 1991 में खत्म हो चुका है। अब सोवियत संघ खत्म है तो जाहिर सी बात है अब शीत युद्ध के लिए दो तो चाहिए ना कम से कम। अब एक खत्म हो गया तो वो आपस में अपने से थोड़ी लड़ेगा, तो यहाँ पे शीत युद्ध समाप्त हो गया। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। आगे देखो, नेक्स्ट है कि एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय, यानी एक ध्रुवीय विश्व बचा। अब दुनिया में एक ही महाशक्ति बचा, वो था अमेरिका, और विश्व जो है पहले जो दो ध्रुवीय होता था कभी, अब वो एक ध्रुवीय हो चुका है, अमेरिका ही ताकतवर देश बचा है, ठीक है। सोवियत संघ समाप्त हो गया है। हथियारों की होड़ समाप्त, क्यों? क्योंकि किसके बीच में थी हथियारों की होड़? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में थी ना। अब सोवियत संघ नहीं रहा तो हथियारों की होड़ भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सिंपल बिल्कुल। आगे चलते हैं, सोवियत संघ का अंत और 15 नए देशों का उदय। अब आपको पता है कि सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर जो था, वो 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था। अब सोवियत संघ ही खत्म हो गया है तो ये 15 जो देश हैं नए देशों के रूप में इनका उदय होता है। अब इनके पास ऑप्शन था भाई, इनको पूंजीवाद की तरफ जाना है तो पूंजीवाद की तरफ जा सकते थे, कोई दिक्कत थी नहीं। तो ये भी आप बता सकते हो, अच्छा पॉइंट है, ये जरूर बताना पेपर में आता है तो, ठीक है। इसके बाद देखो, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, यानी सोवियत संघ जो है उसका उत्तराधिकारी किसको बनाया गया, रूस को, क्योंकि रूस ताकतवर देश था, वैसे भी उसको ज्यादा वैल्यू मिलती ही थी। नेक्स्ट है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध में परिवर्तन। पहले विश्व की राजनीति में, वर्ल्ड की राजनीति में दो ध्रुव होते थे, एक तरफ अमेरिका होता था, एक तरफ सोवियत संघ होता था। शक्ति परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि अब जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो शक्तिशाली कौन बचा, अमेरिका बचा। तो सारी शक्ति और सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा डेवलप अमेरिका है, तो जाहिर सी बात है दुनिया की राजनीति में जो शक्ति संबंध है उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। क्योंकि देखो अमेरिका पूंजीवाद को अपना रखा था अमेरिका ने। अमेरिका कहता था कि पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था है, लेकिन जो दूसरी तरफ थे सोवियत संघ वाले, वो समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था को सबसे बेहतर बताते थे। इनके बीच में विचारधाराओं की भी लड़ाई थी, ठीक है। वो अपनी व्यवस्था को अच्छा बता रहे हैं, वो अपनी व्यवस्था को अच्छा बता रहे हैं। तो अंत में जीत किसकी हुई, पूंजीवादी व्यवस्था की, वो काफी डेवलप हो गए। और ये जो समाजवादी वाले थे
ये कहीं ना कहीं इनका तो पतन हो गया। तो ऐसे में अब समाजवादी विचारधारा अच्छी है या बुरी है, इस पे भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा, क्योंकि लोगों को डाउट होने लगा कि समाजवादी व्यवस्था अगर सच में इतनी अच्छी होती तो क्यों डूब गया सोवियत संघ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना है। पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व, पूरी दुनिया में अब कहीं ना कहीं वर्चस्व किसका दिखता है, पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, पेपर में ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी बता देता हूं, सिंपल टॉपिक। अब आपने देखा कि सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 15 नए देशों का उदय हुआ। अब इन सभी देशों ने मिलकर एक संगठन बना लिया जिसको स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, या इसको अंग्रेजी में CIS भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी सदस्यता स्वैच्छिक थी, कोई देश चाहे तो उसमें जुड़ सकता था, ना चाहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा संघ था जो अपने देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए, श्रम को बढ़ाने के लिए और वस्तुओं की आवाजाही को बढ़ाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इस पेपर वगैरह में आपसे पूछा जाता है, वो है शॉक थेरेपी। कि शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी का अर्थ बताइए। तो देखिए, सोवियत संघ खत्म हो चुका है, अमेरिका इकलौता महाशक्ति बचा है, इतना हमने समझ लिया। अब जो खत्म हो गए हैं, अलग अलग देश बन गए, इनके सामने क्या ऑप्शन है, इनके पास एक ही ऑप्शन था कि देखो शॉक थेरेपी ही इनके सामने ऑप्शन था। तो शॉक थेरेपी क्या है, इसको समझते हैं। शॉक थेरेपी का मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब आघात पहुंचाकर उपचार करने का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किसी को लिटा दिया और उसको शॉक दे दिया, ये नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अब भाई इनकी अर्थव्यवस्था तो तहस नहस हो ही चुकी है, ये जो साम्यवादी देश थे, अब इनको वापस से पूंजीवाद की तरफ लेके आओ और इनको डेवलप करो, ठीक है। तो साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के जो देश थे उनको विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित एक मॉडल था जिसको शॉक थेरेपी कहते थे, इस शॉक थेरेपी को अपनाना था। यानी अब जो देश सोवियत संघ में थे, जो कभी साम्यवादी व्यवस्था में थे, जो अब कमजोर हो चुके थे, जिनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी, सोवियत संघ बिखर चुका था, टूट चुका था, अब इनके सामने एक विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मॉडल था जिसको इनको अपनाना पड़ा। इस मॉडल को ही कहा जाता है शॉक थेरेपी, ठीक है। तो इस मॉडल के तहत अब इनको क्या करना था, साम्यवाद को छोड़ना था, यानी ये जो पुरानी व्यवस्था चलाए आ रहे थे साम्यवाद, इसको छोड़ देना था और पूंजीवाद को अपना लेना था, इसको ही शॉक थेरेपी कहा गया, ठीक है। तो सिंपल बिल्कुल। अब देखो, ये वो देश है, मान लीजिए ये वो देश है जो जो सोवियत संघ बिखर चुका है, उसके 15 देश हैं। अब ये 15 देश सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि भाई अब हमारा साम्यवाद तो डूब गया है, साम्यवाद को हमने इतने साल तक चलाया है, उससे तो हमें कोई बेनिफिट हुआ नहीं, अमेरिका तो हमारे से बहुत आगे निकल गया। तो इनको यही फैसला करना था कि साम्यवाद को इनको क्या करना है, छोड़ देना है और पूंजीवाद को इनको अपना लेना है, ठीक है। तो इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है, यानी कि साम्यवादी व्यवस्था को छोड़ो और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाओ, ठीक है। आगे देखो, शॉक थेरेपी की क्या विशेषता है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व होगा, यानी अब इनको उल्टी व्यवस्था में जाना है, पहले जो था उससे बिल्कुल अपोजिट है पूंजीवाद। तो पूंजीवाद में निजी स्वामित्व को बहुत महत्व दिया जाता है। तो अब इनके सामने भी यही ऑप्शन था कि जो सरकार होगा ना, उसका जो हेड होगा वो निजी स्वामित्व के रूप में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ सरकार के हाथ में नहीं रहेगा, कुछ ही चीजें सरकार के हाथ में होगी, बाकी प्राइवेट कंपनियां भी यहाँ पे होंगी, ठीक है। फिर राज्य की संपदा का निजीकरण, यानी जो राज्य है उसकी जो भी संपत्ति है उसका प्राइवेटाइजेशन होगा, यानी उसका निजीकरण होगा। फिर सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म, यानी जो भी सामूहिक फार्म है, जो पहले सिस्टम चली आ रहा था, जो साम्यवाद में चला रहा था, उसको खत्म करके अब सब कुछ निजी फार्म के रूप में बदलना है, ठीक है। फिर पूंजीवाद में क्या होता है, मुक्त व्यापार, यानी फ्री ट्रेड को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है। तो अब इनको सबको मुक्त व्यापार अपनाना था, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था की तरह फ्री ट्रेड अपनाना था, ठीक है। फिर मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, यानी जो करेंसी होती है जिससे व्यापार करते हैं, चाहे वो डॉलर और इनकी जो भी रूबल वगैरह जो भी इनकी मुद्रा हो, वो आपस में एक्सचेंज हो सकेगी, तो इनको ये बनाना था। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, पश्चिमी देशों से भी व्यापार होगा, उनकी आर्थिक व्यवस्था से जुड़ेंगे। फिर पूंजीवाद के अलावा किसी दूसरी व्यवस्था को अपनाना यहाँ पे स्वीकार्य नहीं था, बस आपको एक ही चीज अपनानी थी, वो थी पूंजीवाद। शॉक थेरेपी का मतलब क्या था, शॉक थेरेपी के तहत इनको पुरानी व्यवस्था साम्यवाद को छोड़ना था, नई व्यवस्था पूंजीवाद में आना था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो यही ऑप्शन था इनके सामने, समझ लीजिए। तो ये तो हो गई शॉक थेरेपी की कुछ विशेषता। अब शॉक थेरेपी को अपना लिया, अब भाई देखो, सोवियत संघ के देशों ने सोचा कि यार हम तो इतने साल से साम्यवादी व्यवस्था में चले आ रहे थे, हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं, हम तो डूब गए। अमेरिका जैसे देश जो थे उन्होंने तो पूंजीवाद को अपना रखा था, और पूंजीवाद को अपनाने के बाद वो तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, इनके दिमाग में ये चीज आई।
इनको ऐसा लगा कि हमको भी मतलब ये पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना चाहिए। इन्होंने अपना भी लिया। इन्होंने ये सोच के अपनाया कि अगर हम शॉक थेरेपी को अपनाएंगे, पूंजीवादी व्यवस्था में चले जाएंगे तो हम डेवलप हो जाएंगे, किसकी तरह, अमेरिका की तरह। ठीक है, इनको ऐसा लगा कि हम डेवलप हो जाएंगे। तो क्या सच में डेवलप हुए या नहीं हुए, अब यही हमको परिणाम में जानना है। तो देखिए, इन्होंने ये सोच के अपनाया कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन उल्टा हो गया। यानी कि जब इन्होंने इसको अपना लिया शॉक थेरेपी को, तो पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो थी वो तहस नहस हो गई, पहले से भी ज्यादा बुरी स्थिति में आ गई। रूस का जो औद्योगिक ढांचा था, जो इनकी इंडस्ट्रीज होती थी, वो चरमरा उठा। सारा औद्योगिक ढांचा बिल्कुल बेकार हो गया। 90% जो इनके महंगे महंगे उद्योग होते थे वो प्राइवेट हाथों में चले गए, यानी कि निजी कंपनियों को बेच दिए गए। और जो इनके महत्वपूर्ण उद्योग होते थे, ठीक है, जो बहुत अच्छी कीमत के उद्योग थे, ये बहुत कम, ठीक है, बहुत ही कम पैसों में बेच दिए गए, औने पौने दामों में। औने पौने दाम का मतलब है, मान लो कोई 1 लाख रुपए की चीज है, उसको कोई 10-5 हजार में बेच जाए तो इसको औने पौने दाम कहा जाता है। यानी कि इतनी महंगी चीज को काफी कम पैसे में बेच दिया। ठीक है, इसी को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। तो आपको याद रखना है शॉक थेरेपी के परिणाम, कि शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद इन देशों का हाल जो था और भी ज्यादा बुरा हो गया। डेवलप होने की तो छोड़ो, पहले से भी ज्यादा बुरी स्थिति में आ गए। इनकी मुद्रा होती है रूबल, ठीक है, जैसे हमारी मुद्रा रुपया है, अमेरिका की मुद्रा जो है डॉलर होती है, ऐसे ही रूस की मुद्रा जो थी उसको रूबल कहा जाता था। अब इनकी मुद्रा में गिरावट आ गई। अब जब मुद्रा की वैल्यू गिरेगी तो जाहिर सी बात है वहां पे महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई बढ़ गई, इनको खाने पीने की चीजें भी बाहर से खरीदनी पड़ रही है, तो और ज्यादा इनके ऊपर बोझ पड़ रहा है। सरकारी रियायतें, एक समय में सरकार इनको सब्सिडी देती थी, रियायत देती थी कि भाई कोई सामान खरीदना है लो सब्सिडी ले लो, लेकिन अब वो सब्सिडी भी खत्म हो गई। अब सब्सिडी खत्म होगी तो और ज्यादा इनको पैसा देना पड़ेगा, यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अमीर और गरीब लोगों के बीच में विभाजन हो गया है, माफिया वर्ग उभर कर आया है। तो सब कुछ तबाह हो गया शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद एक दो टॉपिक बच रहे हैं छोटे छोटे, इसको करेंगे फिर खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर। एक टॉपिक है संघर्ष और तनाव। इसको देखते हैं कि भाई रूस और ये जो सोवियत संघ के कुछ देश ऐसे थे ना, जहां पे हमेशा लड़ाई झगड़ा दंगा संघर्ष तनाव चलता ही रहता था, जैसा आप मेरे पीछे तस्वीर में देख रहे हो, ऐसा ही माहौल रहता था। तो उनके बारे में देख लेते हैं किस देश में क्या माहौल था, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि सीबीएसई में कई बार आए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष आशंका वाले क्षेत्र थे। यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ का मतलब क्या है, एक्स। ठीक है, एक्स कौन सा, जैसे आपने सुना है ना एक्स गर्लफ्रेंड, ये वही वाला एक्स है। यानी कि एक्स यानी जो कभी सोवियत संघ के देश होते थे पहले के समय में, सोवियत संघ अब नहीं रहा ना, अब तो वो टूट गया। पहले जब सोवियत संघ था तब जो देश थे वही वाला। तो पूर्व सोवियत संघ के जो ज्यादातर गणराज्य थे ये संघर्ष वाले क्षेत्र थे, यहाँ पे हमेशा ही कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा दंगा चलता ही रहता था। रूस के दो गणराज्य हैं, एक का नाम है चेचन्या, एक का नाम है दागिस्तान। इन दोनों जगह पे अलगाववादी हिंसक आंदोलन चले थे। ठीक है, यानी अलग होने की मांग चल रही थी और लड़ाई झगड़ा दंगा खूब चला यहाँ पे, इतना मतलब खून खराबा हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हुआ। मध्य एशिया की बात करें तो मध्य एशिया में जो ताजिकिस्तान है, नाम याद रखना ताजिकिस्तान, 10 साल तक, ठीक है, 10 ईयर तक, 2001 तक, यानी 1991 से लेकर 2001 तक गृह युद्ध चलता रहा। सोचो कितना भारी नुकसान इसने उठाया होगा। तो ऐसा ऐसा यहाँ पे संघर्ष था। और देखो, अजरबैजान, अजरबैजान में एक प्रांत है जिसका नाम है नगर्नो काराबाग। ठीक है, क्या नाम है, नगर्नो काराबाग। अब ये जो जगह है ना, यहाँ पे कुछ स्थानीय जो लोग थे, जो अर्मेनियाई लोग थे, ये अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। यानी यहाँ के कुछ लोग अलगाव चाह रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे जाके मिलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत संघर्ष चला। फिर जॉर्जिया, जॉर्जिया जो है, यहाँ पे दो प्रांत जो थे वो स्वतंत्रता चाह रहे थे कि भाई आजाद हो कर दो हमें, और यहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था। तो इतना बुरा हाल था, आपस में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं, ये चल रहा था। फिर यहाँ पे एक और क्षेत्र है मध्य एशिया के गणराज्य, यहाँ पे भी भाई यही हाल चल रहा था। लेकिन मध्य एशिया के गणराज्य में ना एक चीज अलग थी थोड़ी सी, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल अलग स्लाइड में रखा है। देखो, मध्य एशिया के जो गणराज्य थे इनको कुछ फायदे थे, ठीक है, और इनको कुछ नुकसान भी थे। अब फायदे क्या थे, नुकसान क्या थे, ये समझिए। ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पे संसाधन था, यानी मध्य एशियाई गणराज्य जो थे, यहाँ पे तेल संसाधन थे। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोलियम के संसाधन थे। अब आप कहोगे कि पेट्रोलियम के संसाधन के फायदे तो होते हैं, जिसके पास पेट्रोल तेल है उसके तो फायदे बहुत है, पर इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो इसके फायदे और नुकसान दोनों थे, ये आपको आगे समझना है। फायदा तो समझ में आ गया ना क्या फायदे थे, अब नुकसान देखते हैं आगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए,
मध्य एशियाई जो गणराज्य है यहाँ पे पेट्रोलियम संसाधन के बहुत ज्यादा भंडार हैं। ये तो फायदा है इनके लिए। अब मैंने ब्रैकेट में फायदा लिख दिया है, पेपर में मत लिखना, आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ये तो फायदा है, नुकसान क्या है ये समझिए। अब यहाँ पे पेट्रोलियम संसाधन है, इसी कारण ये जो क्षेत्र है बाहरी ताकत और जो तेल कंपनी है इनके लिए कंपटीशन का अखाड़ा बन चुका था, क्योंकि तेल कंपनियां चाहती थी भाई हमें हमें ही सारा यहाँ से मिल जाए, ठीक है। दूसरी कंपटीशन बना रहता था, तो कुछ देश चाहते थे हमारा इस पे कब्जा हो जाए तो हम इसके संसाधन हथियार लेंगे, तो ये सब चलता था। इसके कारण ये नुकसान भी था इनको। अमेरिका में जब 9/11 की घटना हो गई थी उसके बाद से इस क्षेत्र में अपना, अमेरिका भी चाहता था कि यहाँ पे अपना सैन्य ठिकाना बना ले, ठीक है। रूस जो था, रूस को लगता था यार ये तो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे आसपास के देश हैं, तो इनको हमारे प्रभाव में रहना चाहिए, अमेरिका क्यों यहाँ पे आएगा। चाइनीज जो लोग थे उनको भी लग रहा था यार यहाँ से काफी लाभ कमाया जा सकता है व्यापार करके, तो चाइनीज यहाँ पे आते थे व्यापार के चक्कर में। तो ये जो क्षेत्र है ना, फायदा तो इनको है संसाधन से, लेकिन ये सेंसिटिव है क्योंकि भाई नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि कई देश चाहते थे यहाँ पे इनका कब्जा हो जाए, ठीक है। आगे देखो, यूक्रेन हो गया, किर्गिस्तान हो गया, जॉर्जिया हो गया, यहाँ पे जो शासन होता था उस समय में इसको उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लाविया जो था, ये थोड़ा सा अच्छा है कि चेकोस्लाविया जो है शांतिपूर्वक तरीके से, लड़ाई झगड़े से नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से दो हिस्सों में बट गया। एक बन गया चेक गणराज्य, आपने सुना होगा, दूसरा बन गया स्लोवाकिया। चेक और स्लोवाकिया दो हिस्सों में बट गया और लड़ाई झगड़े के बिना बट गया, ये अच्छी चीज थी। अब बाल्कन क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र जो है ये और ज्यादा संघर्ष वाला क्षेत्र है, यहाँ भी वही चलता था, लड़ाई झगड़ा दंगा पंगा चलता रहता था, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे जो गहरा संघर्ष देखने को मिलता है वो बाल्कन क्षेत्र में मिलता है। यहाँ पे युगोस्लाविया था। युगोस्लाविया में क्या होता है कि सन 1991 के बाद ये कई हिस्सों में टूट जाता है, जैसे बोस्निया हो गया, हर्जेगोविना हो गया, स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया। इन सभी ने क्या करा, वो टूट टूट के अपने आप को अलग स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये लगा लो कि अमेरिका का जो सैन्य गुट था नाटो, उसको भी यहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ गया। युगोस्लाविया पर बमबारी हुई, ठीक है, खूब बमबारी करी गई, जातीय संघर्ष चला, गृह युद्ध चला, लड़ाई झगड़ा खून खराबा खूब चला, तब जाके कहीं ना कहीं युगोस्लाविया में जाके कुछ सही हो पाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक खत्म हो जाते हैं। अब थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, पूर्व साम्यवादी देश और भारत, यानी कि जो पहले के साम्यवादी देश थे, जो कभी यूएसएसआर होता था उस जमाने में, भारत के उनके साथ कैसे रिलेशन होते थे, ठीक है, इंडिया के रिलेशन उनके साथ कैसे थे। तो देखो सिंपल भाषा में आप ये कहोगे कि जो पूर्व साम्यवादी देश थे भारत के, उनके साथ बहुत अच्छे बहुत मधुर संबंध थे, ठीक है, सिंपल। रूस के साथ अगर हम बात करें तो हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि रूस भी भाई उन्हीं के साथ साथी है। रूस और भारत दोनों का क्या सपना है कि दुनिया जो हो बहुध्रुवीय हो। बहुध्रुवीय का क्या मतलब है, एक ध्रुवीय मतलब तो आप समझ गए हो ना, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा तो एक ध्रुवीय। दो ध्रुवीय भी आप समझ चुके हो, जब अमेरिका और सोवियत संघ था दोनों महाशक्ति थे। अब बहुध्रुवीय का मतलब क्या है कि दुनिया में बहुत सारे देश हों और वो सारे ताकतवर हों, स्वतंत्र हों, ठीक है। बहुध्रुवीय विश्व यानी अमेरिका भी ताकतवर हो, भारत भी ताकतवर हो, चाइना भी ताकतवर हो, जापान भी ताकतवर, मतलब दुनिया के सभी देश ताकतवर हो, बढ़िया हो, ऐसा भारत और रूस चाहते हैं। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लड़ाई हो जाती है, दोनों चाहते हैं कि उसको बातचीत से सुलझा लिया जाए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करना और लोकतंत्र में विश्वास रखना, ये दोनों की विशेषता है, दोनों ही विश्वास रखते हैं। फिर 2001 में भारत और रूस ने क्या करा, कुछ संधियां करी, द्विपक्षीय समझौते करे, 80 के करीब, यानी 80 समझौते करे, ठीक है। फिर भारत जो है रूस से हथियार खरीदता है, वो हमको हथियार बेचता है। रूस ने हमें तेल आयात, ठीक है, रूस से हम तेल आयात करते हैं, यानी कि रूस हमको तेल बेचता है, सॉरी, ठीक है, आप इस तरीके से समझो। तो हम उससे तेल खरीदते हैं तो हमारी जरूरतें पूरी हो जाती है। परमाणविक योजना और अंतरिक्ष योजनाओं में भी रूस जो है भारत की मदद करता है, क्रायोजोनिक रॉकेट वगैरह देके उसने हमारी हमेशा मदद करी है। उज्बेकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भारत के जो कलाकार हैं, हमारे जो हीरो होते हैं, फिल्म एक्टर होते हैं, उनको बहुत पसंद किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, भारत और, ये तो हो गया पूर्व साम्यवादी देश। अब भारत और सोवियत संघ के संबंध, ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स में एक बॉक्स दिया हुआ है, वहां से छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, यहां से अपना चैप्टर खत्म है। तो भारत के सोवियत संघ के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, ठीक है। इतने अच्छे संबंध थे कि कई आलोचकों ने तो ये बोल दिया कि जब जब दो गुटों में दुनिया बटी हुई थी तो भारत तो सोवियत संघ का हिस्सा था, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं।
जबकि हम सोवियत संघ के हिस्से नहीं थे। सोवियत संघ हमारा अच्छा मित्र था, ठीक है, और हमारे जो संबंध है ना वो बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब है कई क्षेत्रों में, जैसे सामाजिक संबंध भी है, आर्थिक संबंध भी है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये संबंध है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। आर्थिक संबंध की बात करें तो भारत की सोवियत संघ ने हमेशा से हमारी जो कंपनियां हैं उनकी मदद करी है। किसने मदद करी है? सोवियत संघ ने। हमारे जो भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, विशाखापट्टनम में जो इस्पात संयंत्र है और जो हमारे हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो मशीनरी है, इसमें इन्होंने मशीनें दी है, टेक्नोलॉजी दी है, तो हमारी मदद करी है सोवियत संघ ने, ठीक है। जब हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, पैसे की बहुत कमी थी, तब इसने रुपये को माध्यम बना के हमसे व्यापार करा कि तुम्हारे पास विदेशी मुद्रा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम रुपये में ही आपसे व्यापार कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा है, आर्थिक संबंध में बता सकते हो। राजनीतिक संबंध की बात करें तो सोवियत संघ जो है ना, कश्मीर मामले पे हमेशा यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा भारत को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और बुरे दिनों में भी इसने हमारी मदद करी है, ठीक है। जब हमारी कोई मदद करने को तैयार नहीं था तो सोवियत संघ ने हमारी मदद करी है। सैन्य संबंध में आपको पता ही है कि भाई हम इनसे हथियार वगैरह खरीदते रहते हैं, सेना का सामान खरीदते रहते हैं, ये अपनी टेक्नोलॉजी हमें देते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। सांस्कृतिक संबंध, हमारी जो हिंदी फिल्में हैं, हमारा जो कल्चर है, उसको यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। हमारे जो हिंदी फिल्मों में जैसे राज कपूर हो गए, एक्टर हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, इनको बहुत पसंद किया जाता है उनको, ठीक है, वहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर था ये खत्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जरा भी डाउट है ना, आपको कोई भी दिक्कत है, आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लो, अच्छे तरीके से समझ लो। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल आसान लगेगी, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए हैं। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है, आप उसको शेयर भी कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।